नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण अर्थ एवं स्वरूप पार्ट 2, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। इसके पार्ट 1 के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों के बारे में बताया था। आज हम औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण को औपचारिक एवं अनौपचारिक 2 भागों में बांटा है। गुरविच एवं मूर का संगठित एवं असंगठित नियंत्रण वास्तव में औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण के समान ही है। औपचारिक नियंत्रण लिखित एवं निश्चित कानूनों तथा नियमों द्वारा किया जाता है। उसके पीछे राज्य एवं सरकार की शक्ति होती है। नियमों का पालन कराने के लिए औपचारिक संस्थाओं एवं न्याय की व्यवस्था होती है तथा नियमों का उल्लंघन करने पर न्यायालय तथा कानून द्वारा या अन्य किसी संस्था द्वारा दंड दिया जाता है। उदाहरण के लिए चोरी, जालसाजी एवं डकैती करने को औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से दंडित किया जाता है। इस प्रकार कानून, न्यायालय, पुलिस एवं जेल औपचारिक नियंत्रण के माध्यम है। दूसरी ओर आदिम, सरल और ग्रामीण समाजों में प्रथाओं, परंपराओं, लोकाचारों, विश्वासों, व्यंग्य, आलोचना, धर्म आदि के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। ये सभी नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं। अनौपचारिक नियंत्रण का संबंध राज्य से न होकर समाज से होता है। जैसे औपचारिक नियंत्रण का संबंध राज्य से होता है, वहीं अनौपचारिक नियंत्रण का संबंध समाज से होता है। आज के आधुनिक जटिल समाजों में सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का प्रभाव कमजोर पड़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप वहाँ सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों की उपयोगिता एवं प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अब है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण वह प्रकार है नियंत्रण का जिसकी स्थापना राज्य सरकार एवं किसी औपचारिक संस्था के द्वारा निश्चित नियमों के माध्यम से व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। सरकारी तथा औपचारिक संगठनों के द्वारा जानबूझकर कुछ नियम अथवा कानून बनाए जाते हैं, जिनका पालन करना उन संगठनों से संबंधित व्यक्तियों एवं समूहों के लिए आवश्यक होता है। इन नियमों में बाध्यता का तत्व पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि इनका उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाता है एवं सजा दी जाती है। उदाहरण के रूप में राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा पारित कानूनों का पालन करना व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जो राज्य, सरकार या किन्हीं औपचारिक संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने हेतु स्पष्टतः परिभाषित नियमों के द्वारा लागू किया जाता है और इन नियमों का सदस्यों पर बाध्यतामूलक प्रभाव होता है। अब है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण औपचारिक नियंत्रण का विपरीत प्रकार है। इसमें व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए राज्य, सरकार या किसी संस्था अथवा संगठन के द्वारा कानून एवं नियम नहीं बनाए जाते। साथ ही अनौपचारिक नियंत्रण के पीछे राज्य या सरकार की शक्ति या सत्ता नहीं पाई जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी जनरीति, प्रथा, रूढ़ि, परंपरा के विपरीत आचरण करता है तो सरकार के द्वारा उसे दंडित नहीं किया जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण को ओल्सन ने आत्म नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल के नाम से पुकारा है।
औपचारिक नियंत्रण का समय के साथ साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपने आप ही विकास होता है। अनौपचारिक नियंत्रण का स्वतः ही विकास होता है। यह सोच विचार कर या जानबूझकर विकसित या निर्मित नहीं किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण का यह प्रकार सामाजिक नियमों के रूप में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, विश्वास, धर्म और नैतिकता आदि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न साधन हैं। सामाजिक नियंत्रण के इस प्रकार में व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए कोई कानूनी या विधिवत व्यवस्था नहीं पाई जाती है। व्यक्ति सामाजिक नियमों को समूह कल्याण की दृष्टि से उपयोगी एवं आवश्यक मानता है, उनके अनुरूप आचरण करता है। इन सामाजिक नियमों का आधार सामाजिक मूल्य एवं आदर्श होते हैं। अनौपचारिक नियंत्रण के साधन सामान्यतः रूढ़िवादी होते हैं। सरल और परंपरागत प्रकार के समाजों में अनौपचारिक नियंत्रण अधिक प्रभावी होता है। उपयुक्त विवरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का वह प्रकार है जिसमें जनरीतियों, प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, आदर्श, धर्म, नैतिकता आदि साधनों के माध्यम से व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहारों को नियमित या नियंत्रित किया जाता है। इन सामाजिक नियमों का पालन समूह के कल्याण को ध्यान में रखकर नैतिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। अब है सामाजिक नियंत्रण के साधन तथा अभिकरण, यानी राज्य एवं समाज किन साधनों का प्रयोग कर कर समाज पर नियंत्रण रखता है या किन साधनों या अभिकरणों के द्वारा समाज पर नियंत्रण रखा जाता है। सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए अनेक साधनों एवं अभिकरणों का सहारा लिया जाता है। सामान्य साधन एवं अभिकरण में कोई भेद नहीं होता या नहीं किया जाता है, किंतु उसमें पर्याप्त अंतर है। अभिकरण का तात्पर्य उन समूहों, संगठनों एवं सत्ता से है जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं। नियमों को लागू करने का माध्यम या अभिकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, अनेक संगठन जो प्रथाओं, परंपराओं, नियमों, कानूनों को लागू करने वाले मूर्त माध्यम हैं, अभिकरण कहलाते हैं। साधन से तात्पर्य किसी विधि या तरीके से है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण या एजेंसी अपनी नीतियों और आदर्शों को लागू करती है। प्रथा, परंपरा, लोकाचार, हास्य, व्यंग्य, प्रचार, जनमत, कानून, पुरस्कार एवं दंड आदि सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। सभी अभिकरण एवं साधन मिलकर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को कायम रखते हैं। हम यहाँ सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों एवं अभिकरणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है विश्वास। मानव समाज में जिन विश्वासों को समाज का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है वे सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इन विश्वासों को रॉस ने 5 भागों में बांटा है। समाज में यह विश्वास जम जाता है और जो कि समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करता है और उनका उल्लंघन अनुचित माना जाता है। मानव के प्रत्येक कार्य को कोई न कोई अलौकिक शक्ति देख रही है जो व्यक्ति को समाज स्वीकृत कार्य करने पर पुरस्कार एवं समाज विरोधी का कार्य करने पर दंड देती है। एक विश्वास यह भी है कि आत्मा अजर अमर होती है। मरने के बाद व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। अतः वे समाज विरोधी व्यवहारों से बचते हैं।
इन सभी विश्वासों के कारण लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और इनके विपरीत कार्य करने से डरते हैं। दूसरा हमारा अभिकरण है सामाजिक सुझाव। यह अदृश्य, अचेतन एवं अतार्किक रूप से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समाज अपने सदस्यों के सामने कई आदर्श रखता है और उन्हें इन्हें मानने के लिए प्रेरित करता है। सुझाव अनेक प्रकार से दिए जा सकते हैं। बड़े नेताओं एवं महापुरुषों के द्वारा के उदाहरण लोगों के सामने रखे जाते हैं। उनकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं, समाधियों का निर्माण किया जाता है। उनके गुणों को लेखों एवं पुस्तकों के माध्यम से लोगों पर तक पहुंचाया जाता है ताकि वे स्वयं भी उनके अनुसार आचरण कर सकें। सामाजिक सुझाव की प्रक्रिया के द्वारा ही समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित एवं नियमित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक आदर्श, सोशल आइडल्स। सामाजिक आदर्श भी समाज में नियंत्रण रखते हैं। लेनिन और स्टालिन ने रूस के लोगों के सामने समानता का आदर्श रखकर उन्हें इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उभारा। जर्मनी में हिटलर ने आपस में संघर्ष 3 विभिन्न समूहों को यह नारा देकर कि जर्मन प्रजाति ही सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, एकता के सूत्र में पिरोया। महात्मा गांधी ने भारतवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, जिसने अंग्रेजों को भारत से भागने पर विवश कर दिया। सामाजिक आदर्शों के द्वारा लोग अपने जातीय, प्रजातीय, भाषाई भेदभाव को भुलाकर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं और अनियंत्रित एवं विघटित समाज नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से लगने लगते हैं। इसके बाद है संस्कार। नेक्स्ट हमारा अभिकरण है संस्कार। मानव अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कारों का निर्वहन करता है। संस्कार व्यक्ति को किसी कार्य को एक निश्चित विधि से करने को प्रेरित करते हैं, जो कि समाज द्वारा स्वीकृत होती है। एक विशिष्ट विधि को समाज के लोगों द्वारा प्रयोग में लाना सामाजिक नियंत्रण का सूचक है। अतः व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे संस्कारों का पालन करता है। नेक्स्ट है कला। कला में व्यक्तियों की भावनाओं के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है। कला में हम चित्रकला, नृत्य, संगीत, कविता, साहित्य, मूर्तिकला आदि सभी को सम्मिलित करते हैं। कला सामूहिक प्रतिनिधान भी है। राष्ट्रीय गीत को भी देश के सभी लोग अपार श्रद्धा एवं अनुशासन के साथ गाते हैं, अतः यह भी सामाजिक नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण साधन है। इसी प्रकार हास्य और व्यंग्य होते हैं। हास्य एवं व्यंग्य के द्वारा प्राचीन समय से ही सामाजिक नियंत्रण रखा जाता रहा है। व्यक्ति के व्यवहारों पर हास्य एवं व्यंग्य द्वारा अप्रत्यक्ष एवं मधुर रूप से नियंत्रण रखा जाता है। व्यक्ति के समाज विरोधी व्यवहार पर कविता, साहित्य एवं कला के द्वारा मार्मिक रूप से व्यंग्य किया जाता है। अब है भाषा। भाषा के कारण ये मानव आज सभ्यता एवं प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सका है। भाषा के द्वारा मानव अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। भाषा के द्वारा ही मानवीय व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। कानून, प्रथाएं, परंपराएं आदि भाषा के द्वारा ही नियंत्रण रखने में सफल होते हैं। इसके बाद है दंड एवं पुरस्कार। दंड एवं पुरस्कार सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं। यदि व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है और सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है तो समाज उसे दंड देता है, जिससे कि वह भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराए। दंड के अनेक रूप हैं, जो आंख दिखाने, डराने, धमकाने, डांटने, जुर्माना व जेल से लेकर मृत्यु दंड तक हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अभिकरण है परिवार। नियंत्रण के अनौपचारिक, असंगठित और प्राथमिक साधनों में परिवार का स्थान सर्वोपरि है।
परिवार व्यक्ति के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। समाजीकरण के द्वारा परिवार व्यक्ति को सामाजिक विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों, नियमों से परिचित कराता है। व्यक्ति स्वतः ही सामाजिक नियमों को आत्मसात कर उनके अनुरूप आचरण करने लगता है, जिससे कि समाज में नियंत्रण बना रहता है। परिवार ही बच्चों को आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाता है और उसमें सद्गुणों का विकास करता है। सामाजिक नियमों को आत्मसात कर उनके अनुरूप आचरण करने लगता है मनुष्य, जिससे कि वह समाज में नियंत्रण स्थापित कर सकता है। परिवार ही बच्चों को आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाकर उसमें सद्गुणों का विकास करता है। प्राथमिक समूह होने के कारण परिवार के सदस्यों से व्यक्ति का घनिष्ठ संबंध होता है। अब है नेक्स्ट हमारा अभिकरण है राज्य। नियंत्रण की द्वितीयक संस्थाओं में राज्य का स्थान सर्वोपरि है। यह एक संगठित और औपचारिक नियंत्रण का साधन है। समाज की जटिलता के साथ साथ राज्य की नियंत्रण शक्ति में भी वृद्धि हुई है। कानून, पुलिस, जेल, न्यायालय, सरकार, सेना और गुप्तचर विभाग के माध्यम से राज्य व्यक्ति एवं समूहों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है एवं उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाता है। इसके बाद अगला हमारा सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है जनरीतियाँ। समनर कहते हैं कि जनरीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं, जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। मैकाइवर के अनुसार समाज में व्यवहार करने की स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त विधियाँ जनरीतियाँ कहलाती हैं। इनका उल्लंघन करने पर समाज द्वारा निंदा व आलोचना की जाती है, व्यक्ति की हंसी उड़ाई जाती है और उस पर व्यंग्य किया जाता है। इस प्रकार जनरीतियाँ अधिक शक्तिशाली होती हैं, अतः इनका उल्लंघन करना सरल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अभिकरण है लोकाचार या रूढ़ियाँ। जब जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वह लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती है। ये जनरीतियों की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं। इसके बाद है प्रचार। वर्तमान समय में प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार पर प्रचार द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। प्रचार के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, प्रदर्शनी इत्यादि। प्रथाएं भी सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन हैं। जब जनरीतियाँ व्यवहार में बहुत अधिक आ जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं और सारे समूह अथवा समाज की आदत बन जाती हैं तो वे ही प्रथाओं का रूप ले लेती हैं। धर्म एवं नैतिकता। धर्म एवं नैतिकता में घनिष्ठ संबंध है, अतः इन दोनों का यहाँ साथ साथ विवेचन कर सकते हैं हम। धर्म की उत्पत्ति एवं समाज में धर्म के महत्व को लेकर मैक्स मुलर, दुर्खीम, टायलर, मैरियट फ्रेजर आदि विद्वानों ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। धर्म केवल मानव से मानव का संबंध ही नहीं जोड़ता, वरन मानव का अलौकिक शक्ति से भी संबंध जोड़ता है। नैतिकता में हम उचित एवं अनुचित के विचार को सम्मिलित करते हैं। इसे परिभाषित करते हुए प्रोफेसर डेविस कहते हैं कि नैतिकता कर्तव्य की आंतरिक भावना है, जिसमें उचित अनुचित का विचार सन्निहित होता है। जैसे सदा सच बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए। इस प्रकार नैतिकता सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। इसके बाद है शिक्षा। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा व्यक्ति का समुचित समाजीकरण कर उसके आंतरिक एवं बाह्य दोनों पक्षों को नियंत्रित करती है। शिक्षा अनुभव का वह योग है जो बच्चे एवं वयस्क की मनोवृत्तियों को निर्मित एवं आचरण का निर्धारण करती है, ऐसा ब्राउन और रॉक द्वारा कहा गया है। शिक्षा विहीन मानव अज्ञानी होता है।
शिक्षा मानव के लिए प्रकाश स्तंभ के समान होती है। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे व्यक्ति का समाजीकरण करती है तथा उसमें आत्मनियंत्रण की शक्ति पैदा करती है। अब इसके बाद है नेक्स्ट एवं लास्ट हमारा सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है कानून। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं संगठित नियमों तरीकों में कानून सबसे सशक्त साधन है। कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है और कानून का उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा एक निश्चित दंड की व्यवस्था की जाती है। कानून का संबंध हमारे व्यवहार के बाह्य पक्ष से होता है, अर्थात हम किसी कानून को चाहे उचित ना भी समझे, हमारा उसमें विश्वास ना भी हो, फिर भी हमें अपना व्यवहार कानून के अनुरूप बनाना होता है। आधुनिक समाजों में जहाँ राज्य का अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है, कानून ही सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। वेबर का मत है कि कानून का अधिक संबंध दंड से न होकर संघर्षरत मूल्यों के बीच समायोजन से है। आदिम समाजों में जहाँ प्रथाएं ही राजा हैं और नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है, वहीं आधुनिक समाजों में कानून नियंत्रण का महत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष साधन है। कानून मानव व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करने वाले ऐसे नियम हैं जो राज्य द्वारा बनाए एवं लागू किए जाते हैं तथा जिनका उल्लंघन करने पर राज्य दंड की व्यवस्था करता है। कानून समाज में दो प्रकार से नियंत्रण रखता है। पहला होता है सकारात्मक एवं दूसरा नकारात्मक। नकारात्मक पद्धति में कानून कुछ कार्यों को करने के लिए मना करता है और ऐसा ना करने पर दंड की व्यवस्था करता है। सकारात्मक में कुछ कार्यों को वह करने का निर्देश देता है जिसके लिए वह पुरस्कार, पदक एवं प्रमाण पत्र की व्यवस्था करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण समाज में नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।